जब भी हम लोग यहाँ पे इंक्लिनेशन पे ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, तो उसका हम लोग यहाँ पे देखें कि एम तो हमेशा नीचे लगेगा, है ना, एम हमेशा नीचे लगेगा। और ये जो है कंपोनेंट इसका, ये एंगल, क्योंकि अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो इधर एम कॉस थीटा लगेगा, जो बैलेंस होगा, है ना, और किससे बैलेंस होगा देखेंगे, और ये हो जाएगा एम साइन थीटा, फोर्स एम ग्रेविटेशनल का। अब ये चीज़ क्या की, इसको यहाँ पे कनेक्ट किए, यहाँ से एक पुली से कनेक्ट किए जो लाइट और स्मूथ है हम लोग यहाँ पे, इसको लिए तार से लपेट के, और इधर ला के एक एम किए हम लोग यहाँ पे 2m मास का। तो ओबियसली ये मास ज़्यादा है तो पूरा टोटल सिस्टम इधर आएगा, मूव करेगा, एसलेशन इधर होगा हम लोग पे, तो ये भी ब्लॉक इधर जाएगा, एसलेशन इधर होगा। यहाँ पे अब तुमको देखना है ये इंक्लिनेशन थीटा है ना, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो दो ब्लॉक है, तो इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तुमको बताया गया था, तो इस ब्लॉक के लिए भी लिखोगे, इस ब्लॉक के लिए भी लिखोगे, ठीक है, फॉर मास m और फॉर मास 2m, दोनों के लिए तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। अब देखो टेंशन, टेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा इस तरीके से, ये टेंशन होगा स्ट्रिंग में, है ना, टी फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो इसका तो mg कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सीधा नीचे लग रहा है, मास 2 में 2mg आ जाएगा, इसका mg इधर लगेगा, लेकिन mg का एक कंपोनेंट इधर है mg कॉस थीटा, तो इधर जो फोर्स लग रहा है पता है वो किससे बैलेंस हो रहा है, जो उसका नॉर्मल रिएक्शन, वो उसको बैलेंस करके लग रहा है हम लोग का, है ना, एवरी एक्शन और रिएक्शन तुमको पता है हम लोग का। इसका उधर कुछ फोर्स लग रहा है, तो उसका जो सरफेस से जो कॉन्टेक्ट से जो जा रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन, और इसका एक फोर्स इधर है, किसका, जो नीचे, तभी तो नीचे फिसलेगा, कैसे फिसलेगा, नीचे इंक्लाइन है तो फिसलेगा, नीचे क्यों आएगा, mg का कुछ कंपोनेंट उधर है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, वो आएगा। अब पार्टिकल जो भी है, ये ब्लॉक है, देखेंगे इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए देखेंगे, इस ये ब्लॉक देखेंगे, इधर मूव कर रहा है, इधर टेंशन टी लग रहा है, इधर mg साइन थीटा लग रहा है, ठीक है, नीचे mg लग रहा है, तो उसका कंपोनेंट इधर है। अब इसमें देखेंगे इसका एक्सेलरेशन इधर है, क्योंकि स्मूथ है यहाँ पे, तो दोनों का एक्सेलरेशन और टेंशन सेम होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, दोनों ब्लॉक का। तो अब तुम कोई भी एक ब्लॉक को देखो और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। तो मैं ये ब्लॉक को देखता हूँ 2m के लिए, तो सिंपल है, यहाँ पे जा इधर है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है इस पे, एक लग रहा है mg नीचे, एक लग रहा है माइनस टेंशन ऊपर, ये हो गया, तो ये इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन जैसे पहले करते थे वही आ गया। अब इसमें तुमको देखना है जा किधर है, इधर जा रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स लगाएंगे। क्या क्या फोर्स लग रहा है उस पर, एक तो लग रहा है उस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, ये देखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मास था इसका 2m था, तो 2m यहाँ पे ये लिखना है, तो ये तुम्हारा फॉर मास 2m नेट फोर्स इज इक्वल टू मास 2m इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख लिए, फॉर मास m नेट फोर्स इज इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा इसका। अब तुमको यहाँ से फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड करना है तो टेंशन फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, जो बोला है फाइंड करो। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना आ गया, इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए लिखते हैं, ये यहाँ का लेसन था। कैसे हम लोग यहाँ पे इसको रिजॉल्व करते हैं ये तुमको सीखना था, एंगल ये थीटा कैसे आ रहा है ये तुमको जानना था, दैट्स इट, ठीक है। इसके लिए हम लोग इतना रिविजन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा जी, जो भी तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था हम लोग, ओके, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम यहाँ पे कर लोगे, सेम चीज़ पुली वाला ब्लॉक वाला सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन को तुम कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, कोई इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए थे, ठीक है। दो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल ऑफ यूनिट मास जब दिया है तो m = 1 है ना, सीधा बोला गया थ्रोइंग अपवर्ड वर्टिकली विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, उसको ऊपर फेंक रहे हो, जैसे तुम एक बॉल को फेंकना चाहते हो ऊपर, ठीक है, v0 से फेंक रहे हो हम लोग यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी इतना से तुम दे रहे हो। और क्या बोलता है, जब ये ऊपर मूव कर रहा है, तो बोल रहा है जब भी ये ऊपर मूव कर रहा है, एक्टेड अपॉन बाई ए ड्रैग फोर्स मतलब वही रजिस्टिव फोर्स, अपोजिट फोर्स हम लोग यहाँ पे bv², इन एडिशन टू ग्रेविटी। तो अब ये तुम बताओ, जब इसको तुम ऊपर फेंकोगे देख, तो ग्रेविटी इधर लग रहा है हम लोग यहाँ पे, तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, लेकिन मोशन इसका किधर हो रहा है, और ड्रैग फोर्स, रजिस्टिव फोर्स, ये सब चीज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन होता है। तो जब तुम इसको ऊपर फेंकोगे तो भाई ये इधर जाएगा, तो ड्रैग फोर्स भी किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये समझ में आया जी, बस यहाँ पे ये समझना था, बाकी सब चीज़ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं है उससे तुम निकालोगे, ऑन एडिशन टू ग्रेविटी, ठीक है। तो बी से कांस्टेंट, वी से इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी टाइम पे हम लोग है। तो पूछा गया स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स रिसेंट, सो इट व्हेन इस नहीं है इट, है ना, होगा वही तो होगी, रिटर्न टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन थ्रोन। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक पार्टिकल को तुम यहाँ से फेंके v0 से, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो रास्ते में उसको एक फोर्स तो ग्रेविटी खींचेगा ही खींचेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक ड्रैग फोर्स जो हवा आ रहा है नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ये बी इसका लग रहा है, क्योंकि मोशन उसका इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, और तुमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी जब वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले ऊपर जाएगा, तो एक मोशन तो अपवर्ड के लिए लिखोगे, एक मोशन हमारा उसका डाउनवर्ड होगा जब वो नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो ग्रेविटी नीचे लगेगा जी,
लेकिन एडिशन टू इसका ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन इधर हो रहा है, तो ड्रैग फोर्स जब नीचे आएगा तो इधर लगेगा। समझ में? यहाँ पे दो कंडीशन होगा, एक हो जाएगा अपवर्ड मोशन, एक हो जाएगा डाउनवर्ड मोशन। दोनों को रिलेट करना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे जो बोला समझ में आया, जो भी चीज़ यहाँ पे देखो, एक पार्टिकल को तुम ऊपर फेंकोगे, ठीक है। क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है कि कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो मोशन इधर होगा, ऊपर जा रहा है तो हो गया, उधर एक्सेलरेशन डाल दी, इधर मोशन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि तो हमेशा यहाँ पे जब तुम लिखोगे मास m है तो ग्रेविटी तो नीचे आएगा, आ गया। लेकिन इन एडिशन टू ग्रेविटी एक ड्रैग फोर्स लग रहा है। ड्रैग फोर्स मतलब अपोजिट फोर्स। अपोजिट किसका कहता है? मोशन को अपोज करता है। तो मोशन का अपोजिट लगेगा तो इधर, जब ऊपर जाएगा तो इधर लगेगा। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचेगा तो उसका देखो, इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू वी नॉट था, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, v फाइनल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ से निकलेगा तुमको। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है जब फिर यहाँ से u इज इक्वल टू 0 से चालू करेगा इनिशियल से, और इधर आएगा हम लोग यहाँ पे जब पहुँचेगा v फाइनल, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उस केस में जब नीचे मूव करेगा तो हमेशा ड्रैग फोर्स तो लग रहा है, बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ग्रेविटी नीचे लगेगा, मोशन इधर हो रहा है, तो ड्रैग फोर्स मोशन के अपोजिट इधर लगेगा। तो एक हो जाएगा तुम्हारा अपवर्ड मोशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखाओगे। तो अपवर्ड मोशन में तुम लिखाओगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन इधर है, तो उधर का जो फोर्स है उधर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली माइनस mg नीचे लगेगा, माइनस bv इसका नीचे लगेगा। तो ये एक इक्वेशन तुमको मिलेगा, जो कि वेरिएबल एक्सेलरेशन यहाँ से मिलेगा। जब तुम डाउनवर्ड मोशन देखोगे, ठीक है, कहाँ गया हम लोग यहाँ पे, डाउनवर्ड मोशन देखेंगे, m इक्वल टू 1 था, ठीक है। तो डाउनवर्ड मोशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे मेन चीज़ है क्या? तुमको दोनों का हाइट फाइंड करना है, कितना हाइट तक हो गया, आएगा भी उतना हाइट तक। तो एक तो अपवर्ड मोशन के लिए, एक डाउनवर्ड मोशन के लिए, दोनों एच को तुमको यहाँ पे इक्वेट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए यहाँ पे जो पहुँचा था, ठीक है, इसका जो भी फाइनल था वही हो जाएगा इसका वी इनिशियल, और वो क्या हो जाएगा 0। फिर जब यहाँ पे वी फाइनल तुमको फाइंड करना है, यहाँ पे क्या था, ये वी इनिशियल इज इक्वल टू वी नॉट था। जब तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे तुम देखे होगे हम लोग, है ना, जो भी हो जाएगा वी नॉट से 0 हुआ था हम लोग यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू एच हाइट तक गया था। फिर नीचे जब आएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे जब आएगा तो एम जी नीचे लग रहा है, आ इधर रहे नीचे, तो क्या हो जाएगा, ड्रैग फोर्स उधर लगेगा। तो लिखो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी माइनस बी वी स्क्वायर। ये देखो नेट फोर्स ये है एम जी माइनस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर यहाँ से भी तुम क्या फाइनल करोगे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइनल करोगे, क्योंकि सेम क्या है दोनों में, एच सेम है, उतना हाइट तक जाएगा उतना हाइट तक नीचे आएगा, तब यहाँ पे वी फाइनल करोगे। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियल तो 0 था, तो जब आएगा तो भी इनिशियल उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एच हुआ तो उसका फाइनल वेलोसिटी वी है। तो यहाँ से भी तुमको क्या फाइनल करना है, एच फाइनल करना था। दोनों एच को इक्वेट करोगे तो तुमको, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी ये एच इज इक्वल टू आया था, दोनों एच को इक्वेट करोगे तो तुमको फाइनल वेलोसिटी मिलेगा हम लोग का। तो यहाँ पे बस तुमको समझना था कि क्या हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है तो ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो टेक अवे है, टेक अवे यहाँ पे देखो इन्होंने लिख दिया है, जिनका भी हम लोग को नोट तुमको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। क्या लिखा दिया था हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया था कि ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, रेजिस्टिव फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करेगा हम लोग यहाँ। ठीक है जी, तो इस टाइप का चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को तुम यहाँ पे, ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है सब चीज़ों को, जो भी मैथमेटिक्स है, ठीक है। बाकी फिजिक्स तो तुम यहाँ पे समझ गए, ठीक है जी। हाँ जी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन तुमको देखने को मिलता है इस टाइप का, जो न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे, वो रिलेटेड होता है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड। तो ये क्या होता है ये समझ लेते हैं, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है जी। सर ड्रैग फोर्स बी वी स्क्वायर ही होता है, नहीं नहीं, बी वी स्क्वायर होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। ड्रैग फोर्स ऑपोजिट फोर्स है, ठीक है, बी वी भी हो सकता है, बी वी स्क्वायर हो सकता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है, बी वी क्यूब भी होगा, है ना, बी वी प्लस बी वी स्क्वायर, ये दोनों ड्रैग फोर्स हो सकता है। मतलब ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है, कि ड्रैग फोर्स हमेशा बी वी स्क्वायर ही होगा हम लोग यहाँ पे। ये बेसिकली ड्रैग फोर्स जो होता है उसका मोशन को अपोजिट करेगा, तो अलग ही उसका वेलोसिटी को रोकने का ट्राई करेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होगा हम लोग यहाँ पे, रेजिस्टिव फोर्स होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर लिए बीवी स्क्वायर वाला, तो तुमको लग रहा है कि ड्रैग फोर्स बीवी स्क्वायर ही होगा, नहीं ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप की चीज़ों से तुम दूर रहो। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है हम लोग यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, ये क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से उसको हम लोग यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया कि ये स्फेरिकल पार्टिकल इस, ठीक है,
ऑफ ए गिवन मटेरियल, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सुन के लिखे हैं देखो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, ठीक है। ए स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ ए गिवन मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है, आर रिलीज फ्रॉम ए रेस्ट इनसाइड ए लिक्विड, ओके, ठीक है। उसके बाद बोला गया है द, क्या लिखा है हम लोग यहाँ पे जी, क्या क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है, इनसाइड द लिक्विड ऑफ लोअर डेंसिटी, ओके, लोअर डेंसिटी, उसका डेंसिटी लोअर है। बोला कि द विस्कस ड्रैग फोर्स, अभी यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स है देखो विस्कोसिटी आएगा, लिक्विड में मूव करेगा तो यहाँ पे अपोज करेगा तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी आएगा, ड्रैग फोर्स जो भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे बोला गया द विस्कस ड्रैग फोर्स मे बी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड बाय द स्टोक्स लॉ, ठीक है, स्टोक्स लॉ दैट इज गिवन बाय, इस तरीके से दिया है, विस्कस ड्रैग फोर्स एफ डी इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है सम कांस्टेंट m टू द पावर 1/3 इंटू वेलोसिटी, बेसिकली वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है ड्रैग फोर्स, ये हम लोग यहाँ पे, ओके, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इफ टाउ m, इस तरीके से दिया है, इज द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल ऑफ मास m टू रीच हाफ ऑफ इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, देन द रेशियो टाउ ऑफ 8m अपॉन टाउ ऑफ m इज, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन, तुमको क्या बोला गया उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, जो भी लिखा गया इसको असाइनमेंट में तुमको सही से लिखा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन, अच्छा ये तो रहेगा ही, ये तो उतना ड्रैग फोर्स था ही था, यहाँ पे क्वेश्चन तक क्या था ये देखो, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, तो एक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे बॉल को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, लिक्विड में, इनसाइड द लिक्विड है, यहाँ पे ऐसे रिलीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे नीचे मूव करेगा तो एम जी इधर लगेगा हमेशा, और ये इसका एक्सेलरेशन इधर रहेगा हम लोग का, ओके। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे लिक्विड में मूव करेगा तो ओबियसली यहाँ पे इस पे विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी जो मीडियम पे डिपेंड करेगा, उसका डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एक ड्रैग फोर्स जो लगेगा, इसका मोशन को अपोजिट करने के लिए इधर लगेगा, हम लोग अपोजिट करेगा हम लोग यहाँ पे नीचे, ठीक है, इसके अपोजिट लगेगा क्योंकि मोशन इधर है, तो ड्रैग फोर्स लगेगा, ये तुमको दिया है कि m टू द पावर 1/3 इंटू वेलोसिटी, ये दिया हम लोग। तो अब यहाँ पे बोला गया हम लोग यहाँ पे कि जब उसका जो टाइम है t इज इक्वल टू टाउ लिख दिया हुआ है, वो क्या हम लोग यहाँ पे, वो टाइम है जब पार्टिकल उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी का आधा को पहुंच जाता है हम लोग यहाँ पे। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग का है क्या जी, ये तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, पहले तो ये समझना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जब उसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स हो जाता है हम लोग यहाँ पे। मतलब यहाँ पे तुम देखोगे, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिखोगे, है ना, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल पे जो जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, पार्टिकल का जो जो फोर्स लग रहा है हम लोग यहाँ पे, बेसिकली फ्री फॉल हो जाना चाहिए, ठीक है, उस केस की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल फोर्स लग रहा है, इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन, ओके, ठीक है, ये मूव कर रहा है, किसके कारण, एम जी के कारण इधर मूव कर रहा है, ड्रैग फोर्स इधर लग रहा है जो भी था, है ना, सम कांस्टेंट m टू द पावर 1/3 इंटू वी इधर लग रहा है हम लोग, ऐसे यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग, पार्टिकल यहाँ पे जब रिलीज किया गया, ठीक है, पार्टिकल को यहाँ पे तुम रिलीज किए, पार्टिकल ऑफ मास एम को, तो रिलीज किए तो इधर जाएगा हम लोग यहाँ पे, एम जी ओनली लग रहा था हम लोग यहाँ पे, तो कुछ टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन इसी टाइम पे लिखेंगे तो देखेंगे ये ड्रैग फोर्स लग रहा है, एम जी लग रहा है, पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं हम लोग, है ना। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे उसका जो पार्टिकल का वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का आधा हो जाएगा, है ना, वो टाइम को बोला गया है टाउ ऑफ एम, ऐसे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग को। तो हमको फाइनल करना है कि अगर पार्टिकल का मास को 8 गुना ज़्यादा कर दें तो उस केस में, और पार्टिकल का मास उतना ही रहे, दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या है जी हम लोग यहाँ पे, तो टर्मिनल वेलोसिटी होता है हम लोग यहाँ पे कि जिस फोर्स से वो हम लोग यहाँ पे नीचे एक्ट हो रहा है, जो फोर्स हम लोग यहाँ पे मूव कर रहा है, जब वो फोर्स एग्जैक्टली इक्वल हो जाए किसके, हम लोग यहाँ पे किसके इक्वल हो जाए, हम लोग यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे किसके कारण नीचे जा रहा है, एम जी का नीचे जा रहा है, तो अगर ये फोर्स इक्वल हो जाएगा किसके, हम लोग यहाँ पे किसके हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे ड्रैग फोर्स के, हम लोग यहाँ पे के m टू द पावर 1/3 और v, तो उस केस में जो उसका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब ये नहीं कि मूव नहीं करता है, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब dv/dt टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कन्फ्यूजन मत रहना कि दोनों सेम हो गया तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन जीरो है तो वो वेलोसिटी उसका नहीं है, एक्सेलरेशन मतलब तुम जा रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, ए इज इक्वल टू जीरो मतलब dv/dt इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हो जाएगा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
तो v इक्वल टू कांस्टेंट मतलब अगर तुम बाइक में जा रहे हो तो 40 की स्पीड में जा रहे हो तो 40 की ही स्पीड में जा रहे हो, चाहे ओके तुम्हारा ठीक है ब्रेकर है या कोई भी आए गाड़ी भी है, तुमको रुकना ही नहीं है, तो तब तुम्हारा एक्सीलरेशन 0 होगा हम लोग का, है ना। तो हाई कितना क्विकली तुम यहाँ पे अपना वेलोसिटी में चेंज करते हो वो तुम्हारा एक्सीलरेशन होता है हम लोग यहाँ पे। तो टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगा जिस केस में हम लोग यहाँ पे जो क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं जी। और एक चीज़ तुमको माइंड में रखना है टर्मिनल वेलोसिटी में, ठीक है, इसको रिपीट कीजिए सर। ओके मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था इसको रिपीट कर देते हैं। देखो इसमें ये बोला गया था कि एक लिक्विड में ठीक है पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, हम लोग पे रिलीज किया गया हम लोग यहाँ पे कुछ हाइट से, ठीक है। तो क्या हो रहा है लिक्विड में जब उसको रिलीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कि जैसे तुम उसको रिलीज कर रहे हो यहाँ से मास एम को, ठीक है, तो उसका कुछ रिलीज करोगे तो यहाँ से कुछ आएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, हो जाएगा, एक्सेलेरेशन चेंज होता रहेगा हम लोग यहाँ पे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसका जो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी जिसके कारण मोशन हो रहा है वही इक्वल हो जाएगा उसका ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स। तो उस केस में एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, दोनों फोर्स इक्वल हो जा रहा है हम लोग पे। एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब उस आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है हम लोग यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है उसको हम लोग पे। तो उस केस में जो उसका वेलोसिटी हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसपे उसका ड्राइविंग फोर्स मतलब जिसके कारण मोशन हो रहा है वो इक्वल हो जाएगा ड्रैग फोर्स के। बस इतना तुमको देखना था हम लोग यहाँ, और कुछ नहीं, ठीक है। तो तुमको फाइंड करना है कि एक टाइम जिसपे उसका जो वेलोसिटी है वो ड्रैग फोर्स का आधा हो जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो टर्मिनल वेलोसिटी अगर तुमको फाइंड आउट करना है कितना है तो क्या कर दोगे, दोनों फोर्स इक्वल कर दोगे, ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू ड्रैग फोर्स। तो यहाँ से जो वेलोसिटी मिलेगा ये टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगा, ओके। लेकिन इसका तुमको यूज करना है क्वेश्चन में, ये फाइंड आउट थोड़ी करना था, इसका यूज करना है हम लोग का। कैसे यूज करना है यहाँ पे दिया गया था हम लोग यहाँ पे, बोलो क्वेश्चन में बोला गया था कि इसको मैं रिलीज किया, ठीक है, यहाँ पे रिलीज कर दी, तो रिलीज कर दिया, इसका मास एम था हम लोग यहाँ पे, तो टाइम टी इक्वल 0 था, रिलीज करेंगे, है ना, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू भी 0 रहेगा हम लोग यहाँ पे, रिलीज कर दी, चलो ठीक है। अब ग्रेविटी कारण लिक्विड में आएगा, लिक्विड में आएगा तो किसी टाइम पे उसको ड्रैग फोर्स इतना लगेगा, तो हमको वो टाइम फाइंड करना है जिसपे उसका वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी और टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, रिलेशन हम लोग यहाँ पे समझ लो। तो वेलोसिटी कौन सा है, वेलोसिटी इक्वल टू वी टी बाई 2 हो जाएगा हम लोग का। तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको समझ में आएगा कैसे लिखना है। ये नीचे आ रहा है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, नेट फोर्स एम जी माइनस एफ डी, एम जी माइनस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालेंगे ये आएगा, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, चाहिए क्या वी और टी में रिलेशन, वी और टी वाला लिख दिया हम लोग यहाँ पे, वो पता है हमको यहाँ पे। तो वी और टी वाला रिलेशन किए तो वी वाले को एक साइड और टी वाले को एक साइड, तो वी वाला इधर आ जाएगा टी वाला इधर आ जाएगा। तो इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या था, टी इक्वल टू 0 पे इतना था, हमको फाइंड आउट करना है उस टाइम को, इसको टाउ लिख दिए, जब उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा वी टी बाई 2, टर्मिनल वेलोसिटी बाई 2, टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए, बस ये टाइम तुमको फाइंड आउट करना था। तो जो भी टाइम मिला उसमें, ठीक है, इसको तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे वो तुम्हारा काम है, ठीक है, मैथमेटिक्स देखना, तो तुमको एक टाइम मिलेगा यहाँ पे। तो टाइम तुम देखोगे कि मास पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, तो तुमको यहाँ पे पूछा गया था कि अगर मैं मास को m से 8m कर दूंगा तो तुमको फाइंड आउट करना है टाइम 8m वाला पार्टिकल का और टाइम मास m वाला पार्टिकल का रेशियो, बस ये तुमको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से तुम सबसे टाइम फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, टाइम अगर तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए तो टाइम इधर से आया m⁻²/3 का प्रोपोर्शनल आ गया, तो 8m हो जाएगा, 8 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दोनों का रेशियो तुमको फाइंड आउट करना है तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में जो समझने की चीज़ था वो टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का अगर तुमको वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन में यूज़ हो गया है तुम्हारा कहीं पे तो तुमको घबराना नहीं है, उसका मतलब क्या है, ड्राइविंग फोर्स और ड्रैग फोर्स वहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें यहाँ पे तुमको समझने लायक था हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ें तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, सही है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे ये सरफेस है, ठीक है? सरफेस हम लोग यहाँ पे अब ये स्मूथ नहीं होगा, ठीक है? स्मूथ सरफेस नहीं होगा, ठीक है? ये सरफेस स्मूथ नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो अब इस ब्लॉक में और इस सरफेस में क्या बोला गया, इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन, ये अगर इधर मूव कर रहा है तो इसके साथ-साथ इसको भी ऐसा लगेगा कि ये पीछे जा रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो अगर 2 सरफेस इन कॉन्टैक्ट के बीच में रिलेटिव मोशंस होगा तो वहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा।
अब ये फ्रिक्शन फोर्स हम लोग पे दो टाइप से होता है, एक होता है काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। एक होता है काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन और एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन जो भी होगा हम लोग यहाँ पे, वो क्या होगा, तो उसके लिए तुमको जानना पड़ेगा नॉर्मल, ठीक है। तो जो भी तुम ऐसे ब्लॉक यहाँ पे रखा है, तो ऑलवेज पता है हम लोग यहाँ पे mg नीचे लगा रहेगा, ये टेबल पे रखा है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से टेबल पे तुम उसको रख दिए हम लोग यहाँ पे। तो अगर mg नीचे लग रहा है तो ओब्वियसली उसको कुछ बैलेंस कर रहा होगा हम लोग यहाँ पे। जो टेबल और जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन, वो हमेशा क्या होता है हम लोग का परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रहता है हम लोग यहाँ पे। वो क्या होता है नॉर्मल। नॉर्मल हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग यहाँ पे वेक्टर में पढ़ रहे थे, ग्रेडियंट ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे थे। नॉर्मल क्या होता है हम लोग पे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है हम लोग यहाँ पे नॉर्मल, वही चीज़ हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो इस पे जो फोर्स लगेगा नॉर्मल, ये होगा हम लोग। तो ये दोनों यहाँ पे, ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में है, या जैसे यहाँ पे रखा है तुम्हारा बुक रखा है, तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड हो रहा है कौन, mg, तभी यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है, ओके, ये चीज़ है जी। तो अब यहाँ पे जो दो टाइप का फ्रिक्शन देखे, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या होता है ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन से डायनामिक फ्रिक्शन, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। जो भी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जो कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग सरफेस के नेचर पे, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग यहाँ पे डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो म्यू है, ठीक है, ये एरिया कितना एरिया पे रखा है, ठीक है, या उसका जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, उसका वेट कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये जब हम लोग यहाँ पे सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पे नेचर पे डिपेंड करेगा म्यू। तो क्या हो जाएगा, एक हम लोग यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन देखें हम लोग यहाँ पे। अभी तुमको डिफरेंशिएट इसमें समझ में आएगा जी, है ना। जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनलिटी होता है नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है, जो भी नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा हम लोग यहाँ पे। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसको तुम समझो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बोला गया हम लोग यहाँ पे देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन पहले लिखा गया, बोला गया इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट देन द फ्रिक्शन इज बिटवीन द सरफेस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। वही था जो हम लोग डेफिनेशन लिखे थे फ्रिक्शन का। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेस, ठीक है, विच विल नॉट हैव एनी रिलेटिव मोशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है हम लोग यहाँ पे दो सरफेस इन कॉन्टैक्ट में, तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा हम लोग। तो इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो हम लोग यहाँ पे। जैसे अगर ये पार्टिकल है, ठीक है, ये एक सरफेस है, यहाँ पे मैं इसको रखा हूँ ऑब्जेक्ट को, इस पे हम लोग यहाँ पे फोर्स इधर लगाए हैं किसी कारण यहाँ पे, ठीक है, फोर्स लगाए है या कोई इधर मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ अभी, तुम देखो हम लोग यहाँ पे, तभी तो क्लियर होगा तुम्हारा। अब ये जब पार्टिकल है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है इधर मूव कर रहा है, इसका मास है हमें, तो जब ये मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, तो ये इधर मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, तो उसके अपोजिट सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, पार्टिकल जो मास इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। लेकिन लेकिन ऐसे भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे कि अगर ये, ठीक है, जैसे तुम्हारा यहाँ पे बहुत बड़ा सा यहाँ पे पत्थर है और इसको तुम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो इधर, मान लिया 10 न्यूटन का लगाए, 50 न्यूटन का लगाए, कुछ भी लगाए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 10 न्यूटन का लगाए हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या है, ये मूव नहीं कर रहा है, हिल ही नहीं रहा है भाई। फिर 20 न्यूटन का लगाए, तो इस केस में 20 न्यूटन का लगाए, फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन भाई जो फोर्स लगा रहे होगे उसका अपोजिट तो कुछ फोर्स होना चाहिए। जो भी तुम यहाँ पे फोर्स लगाओगे उसका अपोजिट तो कुछ फोर्स होगा ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जब यहाँ पे ब्लॉक को, ठीक है, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, मूव नहीं करे, तो भी यहाँ पे फोर्स उसमें लगेगा, जो फ्रिक्शन हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का क्या, फिर भी मूव नहीं हो रहा है, 15 न्यूटन का क्या, फिर भी मूव नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू देखो चेंज होता रहेगा बार बार, फिक्स नहीं रहेगा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का, बस इसका जो अपोज होगा जो तुम यहाँ पे करोगे वही हो जाएगा हम लोग का। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, ब्लॉक मूव नहीं करे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे जो लगेगा 10 न्यूटन का होगा। अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, अगर यहाँ पे ब्लॉक मूव नहीं करे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। अगर ऐसे बढ़ाते 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 2000 न्यूटन का फोर्स लगाए मान लिया और बॉडी मूव करना स्टार्ट किया, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। ये होगा हम लोग यहाँ पे कि अगर जो भी पार्टिकल यहाँ पे मूव, ठीक है, जितना भी न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद तो उसको मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा हम लोग। थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी हम लोग यहाँ पे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, म्यू एस,
ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू एन होगा हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू। थोड़ा बहुत समझ में आया जी यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन में तो सीधा यहाँ पे फोर्स दिए, मूव किया, इधर फोर्स दिए, इधर मूव किया, तो जो रिलेटिव मोशन के बीच यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, भाई फोर्स लगा रहे हैं तो भी ये 10 न्यूटन लगा है, कोई मतलब नहीं है। 20 किया तो भी मतलब मूव नहीं कर रहे हैं। तो 20 न्यूटन किया तो फोर्स लग रहा है, इधर लगेगा ऑपोजिट, वो क्या हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, जो सेल्फ एडजस्टेबल है। लेकिन इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा जब ये स्टार्ट करना चालू कर देगा। मान लिया ये 5000 न्यूटन का फोर्स लगाए तभी ये स्टार्ट करना चालू किया, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, उसके लिए जो हो जाएगा म्यू एस इंटू एन होगा। तो दो चीज़ फ्रिक्शन तुमको समझ में आया यहाँ पे, बताओ। तो अगर बताओ, अगर ये पार्टिकल में मैं इधर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, एफ फोर्स लगाता हूँ, एफ इजिकल 50 न्यूटन, और ये रेस्ट में है। अगर ये पार्टिकल पे, ठीक है, मास एम पे, ब्लॉक पे, इस सरफेस पे रखा है, मैं फोर्स लगाता हूँ और ये रेस्ट में है, तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा जी, मेरे को ये बताओ। 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, पार्टिकल रेस्ट में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा। तो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन हो सकता है, हमेशा उसका वैल्यू म्यू एस एन से कम होगा। ठीक है, तो तुमको देखना है किससे कितना फोर्स लगाने के बाद वो मूव करना स्टार्ट हो रहा है, वहां से तुम स्टैटिक फ्रिक्शन तुम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितना मिनिमम फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाएं कि ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाए, तब उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करोगे, या कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं हम लोग यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मूव नहीं करेगा, हम लोग यहाँ पे कितना मैक्सिमम फोर्स तक वो मूव नहीं कर सकता है, वो उस केस में, या कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं तो वो मूव करेगा। दोनों केस में हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का, हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे हम। और जो म्यू है ना, म्यू एस काइनेटिक के लिए, म्यू आर, ये लगभग लगभग क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे लगभग लगभग यहाँ पे सेम होता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है इसमें, हम लोग यहाँ पे देखें। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे केसेस। ब्लॉक स्लाइड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। अब ये स्मूथ नहीं होगा, रफ होगा हम लोग, तभी तो रिलेटिव मोशन होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं इधर, तो इसका एक्सेलरेशन इधर ये था, मास एम था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम देखोगे जब भी मोशन होगा तो उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पर। और जो एन है हमेशा बैलेंस करेगा किसको, एमजी को, क्योंकि इधर तो मूव नहीं करा ना, उछल के तो नहीं चला गया यहाँ से, ठीक है, ये सरफेस से, ठीक है, ये ऐसे था और उतना ऊपर तो नहीं आ रहा, इधर इधर जब भी फोर्स लगेगा एक्स्ट्रा तभी ऊपर उठेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे तुम फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इसका जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, उस केस में क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तो एक लग रहा है उस पर, क्या लग रहा है, एन इक्वल टू एम जी, नेट फोर्स यहाँ पे लगेगा, जो भी लगेगा माइनस एफ आर ही लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है हम लोग यहाँ पे। और एफ आर का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू होता है एम जी, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू तुम्हारा एम ए हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस म्यू जी। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब वो जाके कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, इसी को ही बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे जब फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। आप ब्लॉक को ऐसे ना मूव करके, ठीक है, तुम ऐसे खींचोगे, खींचते तो ऐसे ही हो, रस्सी फंसा के, है ना। वहाँ पे जो क्वेश्चन किए थे हम लोग यहाँ पे याद करो, उसमें क्या किए थे, वो जो कंपोनेंट किए थे फर्स्ट वाला, उसमें बोला गया था ये सरफेस था, वो क्या रफ स्मूथ था, अभी ये रफ सरफेस है। तो इधर तुम खींच रहे हो वैसे हम लोग यहाँ पे, है ना, ब्लॉक को इधर तुम यहाँ पे खींच रहे हो वैसे, तो ये क्या करेगा, जैसे ही खींचोगे तो मूव करना चालू करेगा, तो मूव करना चालू करेगा तो रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट होगा, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि मूव कर रहा है। ओके, और जो फोर्स का कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एफ कॉस थीटा होगा, क्योंकि फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, उसको दो कंपोनेंट में तुम यहाँ पे रिजॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, एक कंपोनेंट कॉस थीटा वाला आएगा, एक कंपोनेंट साइन थीटा वाला आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स मूव इधर कर रहा है, इधर मूव नहीं कर रहा है वो, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स है एफ कॉस थीटा माइनस एफ आर। और एफ आर का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, वो वाई डायरेक्शन का मोशन देखोगे, तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है हम लोग यहाँ पे, क्या क्या लग रहा है वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे, ऊपर लग रहा है एन, ऊपर लग रहा है एफ साइन थीटा, नीचे लग रहा है एम जी, और ये मूव नहीं कर रहा है, बेसिकली वही हो जाएगा एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू
mg। तो यहाँ पे जो n आएगा वो n ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे mg, ठीक है, माइनस एफ साइन थीटा आएगा। अब जो तुम यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करोगे एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन, यहाँ पे जो एन यूज करोगे ये वाला एन यूज करोगे। समझ में आया जी? यहाँ पे कहाँ कहाँ चीज़ें हम लोग यहाँ पे होगा, क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे हो रहा है। जब भी कंपोनेंट आएगा तो वेक्टर है भाई, तो वेक्टर तो तुमको यहाँ पे थोड़ा सा डील करना पड़ेगा अच्छे से। समझ में आया यहाँ पे? तो ये चीज़ तुम यहाँ पे देख सकते हो, एक एक्स डायरेक्शन का, एक वाई डायरेक्शन का। तो वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो उस केस में इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो कि वाई डायरेक्शन में कोई भी, ठीक है, चीज़ें नहीं हो रही हम लोग। समझ गए यहाँ पे? तो जो भी यहाँ पे तुम फाइंड आउट करना चाहते हो एसलेशन, तो एसलेशन इसका ये होगा एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस म्यू एम जी, ये पूरा उसका एसलेशन होगा हम लोग का। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंक्लाइन प्लेन पे आ जाते हैं अब। ठीक है, क्या क्या केसेस होगा ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे अब ये प्लेन स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, रफ प्लेन है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा ये तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे बताया था, क्या क्या फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो इसको तुम यहाँ पे स्लाइड कर रहे हो, ठीक है, खींच रहे हो हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इधर या तो ये इधर लुढ़केगा या इधर जाएगा, मोशन हो सकता है। तो क्या क्या केस हो सकता है ये देखो। सबसे पहले जब भी ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो फोर्स तो हमेशा एम नीचे लगेगा, नीचे लगा दिया एम। अब एम का दो कंपोनेंट होगा जी। अगर ये इंक्लिनेशन अगर थीटा है ना, झुकाव थीटा है, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अभी बताओ, एम साइन थीटा। एक कंपोनेंट इधर आएगा, हो जाएगा एम कॉस थीटा। ओके, अब ये ब्लॉक ये इंक्लाइन के अप डाउन मोशन नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा जो कॉन्टैक्ट इन सरफेस से ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो पहला चीज तो ये फाइंड आउट कर लोगे एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी पता चल जाएगा, म्यू इंटू एन, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब ये ब्लॉक अगर इधर मूव कर रहा है लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, जो भी नेट फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है, तो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। अगर ये उधर मूव कर रहा है मतलब ब्लॉक को तुम ऊपर खींच रहे हो या ऊपर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे माना कि जो ब्लॉक स्लाइड हो रहा है नीचे, स्लाइडिंग डाउन, यहाँ पे लिख दिया देखो यहाँ पे, ये डाउन, ये डाउन है ना, तो डाउन हो रहा है तो इधर आएगा, तो एक्सेलरेशन इधर है, तो नेट फोर्स जो भी हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा, नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे जो यहाँ पे फाइंड आउट की, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या लेगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना, ये हो जाएगा। अगर हम लोग पे ब्लॉक स्लाइडिंग अप हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होगा ही होगा, है ना। एफ आर फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन मोशन चेंज हो जाएगा क्योंकि इधर जा रहा है, तो माइनस एम जी साइन थीटा भी इधर लग रहा है और फ्रिक्शन भी अब यहाँ पे इधर लगेगा, एफ आर भी इधर लगेगा, दोनों इधर लगेगा हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में तुम क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हाँ जी, उस केस में क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस लिखे नहीं है क्वेश्चन नंबर उसमें, माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर और इक्वल टू, ठीक है, ये देखो मिस्टेक है यहाँ पे, इसको सुधारना, ये एम है, इधर इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है हम लोग। तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, और एफ आर का वैल्यू लिखेंगे म्यू एम जी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू एम ए होगा, तो माइनस जी साइन थीटा माइनस जो भी है, ये सब माइनस यहाँ पे एक साइन आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है ये, समझ हम लोग यहाँ पे। ओके, इक्वेशन मोशन तुमको लिखना है, नेट फोर्स जो भी नेट फोर्स अलग अलग रहा है इसको मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट करना है, ये तुम्हारा सेकंड लॉ का मतलब होता है। और एम हमेशा कांस्टेंट के केस में ये होता है, अदरवाइज जो सेकंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है जी, तो इस टाइप का कर लोगे तुम यहाँ पे, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे तुमको देख सकते हो, कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे म्यू एस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया हम लोग यहाँ पे कि म्यू एस इक्वल टू 0.5 दे दिया है, ठीक है, 0.5 हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोला गया है, क्या ब्लॉक मूव करेगा, अगर मूव करेगा तो कितना फ्रिक्शन फोर्स, क्वेश्चन ये है हम लोग यहाँ पे। तो इसमें क्या बोला गया है कि 20 न्यूटन का फोर्स में इधर लगाया, 10 kg का ये क्या है हम लोग यहाँ पे ब्लॉक है, तो बस क्वेश्चन में इतना दिया था कि 10 kg का ब्लॉक है, हाँ जी, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर लगा दिए 20 न्यूटन का, तो क्या ये मूव करेगा, तुमको बताना है। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले ये देखो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके, मूव करेगा या नहीं करेगा ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे ये देखना है जी तुमको, ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, कब मूव करेगा कब मूव नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो तुम ये बताओ कि अगर यहाँ पे ब्लॉक को मूव करना है
ब्लॉक को अगर मूव कराना है, अभी तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कराया, ठीक है, अगर इसको मेरे को मूव कराना है तो मैं मान लिया 10 न्यूटन कराऊँ, मूव नहीं कराया तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना हो गया वैल्यू, 10 न्यूटन हो गया। 20 न्यूटन किया, मूव नहीं किया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये। ब्लॉक मूव तब करेगा जब उसका स्टैटिक फ्रिक्शन, तुम उतना फोर्स लगाओगे, कितना फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जितना होता है उसके। अगर तुम उतना फोर्स लगा लोगे तब क्या हो जाएगा, ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। तो क्वेश्चन कैसे रेज होता है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे कि ब्लॉक विल मूव, ठीक है, इफ जो पैरेलल टू द सरफेस का जो फोर्स है वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स है जहाँ तक तुम अप्लाई करोगे तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, उससे ज़्यादा अप्लाई करोगे तो ब्लॉक मूव करना चालू कर देगा। तो तुमको देखना है कि ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है ये क्या स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है या कम है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है तो मूव करेगा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो भाई नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो। ओके, ठीक है, तुमको अजीब लग रहा है तो अभी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट किया हम लोग यहाँ पे एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये फाइंड आउट करके देख लो। तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो भी तुमको म्यू एस दिया रहेगा, और एन एन तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन ही होगा, है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो एन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो एन इक्वल टू एम जी, एन इक्वल टू एम जी, तो एन इक्वल टू 100 न्यूटन है मास, और जी को यहाँ पे 9.8 ने लगे, ठीक है, 10 लिए हम लोग यहाँ पे, ओके चलेगा, 100 न्यूटन। तो 0.5 इंटू 100 करोगे तो एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू तुमको मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू तुमको यहाँ पे मिलेगा जी। हम लोग यहाँ पे एफ आर लिख दिए हैं, ये एफ एस का मैक्सिमम है, एफ आर उतना हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 50 न्यूटन है। तो बताओ 50 न्यूटन इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन एस लिखना है यहाँ पे जी, एस लिखना मैक्स, ठीक है, ये मैक्स लिखना है यहाँ पे, मैक्स लिखना है, तो ये सॉल्व करते हैं यहाँ पे ये लिखें देखो। तो अगर बताओ हम लोग यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, और जबकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है हम लोग यहाँ पे 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन ज़्यादा लगाओगे तभी तो मूव करेगा, अदरवाइज मूव करेगा क्या। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आया ये 50 न्यूटन, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है 20 न्यूटन लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन रहेगा, है 20 न्यूटन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से तुम ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी ब्लॉक मूव करेगा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पे कि ब्लॉक विल मूव, ठीक है, ओनली इफ द कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। नोट में उसको लिख लो जी, ये नहीं लिखे हैं यहाँ पे, शायद कहीं भी लिखे होंगे, देखते हैं अगर लिखे हैं कि नहीं लिखे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे कि ब्लॉक ओनली मूव करेगा जब, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे तुमको यहाँ पे तो लिखे नहीं है, उसको लिख लो, ठीक है, ये लिख लो कि क्या लिखना है कि ब्लॉक विल मूव ओनली इफ, ठीक है, ओनली इफ द कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, द कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, है ना, ये होगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस एक तो सेल्फ एडजस्टेबल है, लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, म्यू एस इंटू एन से फाइंड आउट कर सकते हैं कितना है मैक्सिमम, इस फार्मूला से। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इतना होगा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि वो तो सेल्फ एडजस्टेबल है, तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कितना उसका फोर्स है, क्या है, ठीक है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ तुम यहाँ पे माइंड में रख सकते हो हम लोग यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ बोला गया है। अब यहाँ पे फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ 45 एंगल से इधर डायरेक्शन में खींच रहा हूँ हम लोग, ओके, और ये फोर्स का वैल्यू है 20 इंटू √2 न्यूटन। तो अब बताओ यहाँ पे ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। तो फोर्स, ठीक है, जिस जो फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है वो पैरेलल टू द सरफेस लगेगा, तो उसमें फोर्स निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा cos 45 का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, और एक फोर्स इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। cos 45
1/√2 टोटल यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है इधर। तो ये जो 20 न्यूटन है, ठीक है, इसको देखना है ब्लॉक मूव तभी करेगा यहाँ पे, इतना फोर्स इधर खींच रहे हो तुम यहाँ पे, इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एफएस लगेगा या एफआर जो भी होगा हम लोग यहाँ पे, मूव करेगा तो एफआर हो जाएगा, नहीं तो एफएस रहेगा, तो एफएस का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो एफएस का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 20 न्यूटन। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफएस ये तुमको फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस जो भी तुमको फाइंड 5 दिया है और एन तुम फाइंड करोगे तो एन का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा जी, क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट इधर और है, तो एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 80 न्यूटन आया। तो म्यू एस इंटू एन करेंगे, 0.8 इंटू एन करेंगे तो ये आ जाएगा 40, 8×5 = 40 न्यूटन। तो अब बताओ यहाँ पे ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आया 40 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू दैट सरफेस इन कांटेक्ट इज 20 न्यूटन। तो क्या ब्लॉक मूव करेगा? अभी भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, अभी भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। हम लोग समझ रहे हैं हम लोग पे कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग? ओके, समझ गए, वेरी गुड। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम यहाँ पे देखें, बाकी क्वेश्चन तुम यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक दीवार में, ठीक है, इसको तुम 100 न्यूटन लगा के, ठीक है, इसको चिपका के ऐसे रखते हो ना हम लोग यहाँ पे, बोलते हो ना इसको पकड़ के रखो ऐसे, ठीक है, इस लकड़ी को ऐसे पकड़ के रखो, मैं यहाँ पे कील ठोकूंगा, समझ यहाँ पे। तो ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? उस केस में तुम कितना फोर्स लगाओगे कि ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा? कहने का मतलब ये। तो बोला व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, विल द ब्लॉक मूव और नॉट? क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे देखो, अगर ये रेस्ट में था तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, या अगर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू फाइंड करूंगा तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है, एफ कॉस थीटा, यानी कि यही फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है 20, अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये फ्रिक्शन फोर्स बोला गया। ये तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था, जो फ्रिक्शन इतना हो रहा है, मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है ये मूव करेगा या नहीं करेगा देखना है, और जो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक होगा स्टैटिक होगा, तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली जब यहाँ पे तुम यहाँ पे फोर्स लगाओगे इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, किधर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, किधर होगा हम लोग यहाँ पे, नॉर्मल एक्शन किधर होगा जी? यहाँ पे देखो इधर लगा दें, ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत है ना। हमेशा जो नॉर्मल एक्शन परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखा भी है और लगाया किधर उधर, देखो हम लोग, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, इसको तुम ध्यान रखो। नॉर्मल एक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस लिखा है, तो भाई ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर थोड़ी है, ये नॉर्मल एक्शन इधर नहीं लगेगा ना यहाँ पे, हम लोग आदत हो गया ऊपर लगाना है, ऐसे थोड़ी आता है। नॉर्मल एक्शन ये सरफेस इन कॉन्टैक्ट है, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल एक्शन होगा। तो नॉर्मल एक्शन का वैल्यू ऑब्वियसली एम से बैलेंस नहीं होगा, जितना फोर्स तुम उधर लगाओगे उससे बैलेंस होगा।